नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज हमारे साथ जिस मुद्दे को लेकर के हम यहां बैठे हुए हैं, हम चर्चा करने वाले हैं, उस मुद्दे पे हमारे साथ देने के लिए जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी हैं। सर, आपका स्वागत है। और हम आज ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में जो लगातार कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न दिखाई दे रही है, सरेआम दिन दहाड़े बैंक लूट लिए जा रहे हैं, फिर लोगों की हत्या हो रही है। कल शाम को 6:30 बजे सिवान में यहाँ पे स्वर्ण व्यवसायी हैं, उनके दुकान पे अपराधी सरेआम 6:30 बजे घुस जाते हैं और भारी मात्रा में लूटपाट करते हैं। दुकानदार जो दुकान के मालिक हैं उनको गोली मार देते हैं दहशत फैलाने के लिए और आराम से लूट करके चले जाते हैं। भरी बाजार का ये आलम है, ना कोई पुलिस ना कोई ये। हाँ, ये अलग बात है कि लगभग 10-12 घंटे के बाद पुलिस को कामयाबी मिल जाती है और अपराधी पकड़े जाते हैं। लेकिन इस घटना के अलावा भी सिवान में कई हत्याएं हुई हैं। तो आखिर आज नीतीश कुमार के सुशासन को क्या हो गया है, जंग लग गया है, क्यों अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है? पहले तो हम एटीएन लाइव को अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं कि जो सिवान की जो मौजूदा हालात है उस पर हमसे बात एटीएन लाइव कर रहा है। जहाँ तक सिवान के आपराधिक हालात के बारे में आपका पूछना है और प्रशासन की भूमिका के बारे में पूछना है, इस पर मुझे कहना है कि देखिए, एक तो आज से कुछ दिनों पहले अपराध होते थे और आज भी अपराध जारी हैं। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो यहाँ का प्रशासन है, जो पुलिस महकमा है, ये पुलिस महकमा अपराधियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। उन पे जिस ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। इसका जो मैं कारण मानता हूँ, जो स्थानीय कारण है, एक तो यहाँ पे देखिएगा भूमाफिया काफ़ी सक्रिय है और ये सारे भूमाफिया यहाँ स्थानीय थाने से सबकी मिली भगत है, संपर्क है। और जब आप थाने में चले जाइए, चाहे वो टाउन थाना हो या मुफस्सिल थाना हो, वहाँ 2-4 भूमाफिया वहाँ बैठे रहते हैं और तमाम भूमाफियाओं से यहाँ के प्रशासन का मिली भगत है। ये एक अपराध का यहाँ कारण है और जमीन के चलते यहाँ कई हत्याएं हुई है सिवान में। इसको प्रशासन भी जानता है और यहाँ का स्थानीय लोग भी जानते हैं। लेकिन बावजूद पुलिस की मिली भगत के चलते पुलिस कोई भी कार्रवाई करने से हिचक रही है। एक तो ये है। दूसरा जो कारण जो मैं समझता हूँ कि जो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी की जो हनक थी, वो हनक कमज़ोर हुई है पहले किसी भी समय के तुलना में। तो ये हनक जिसकी बात कर रहे हैं आप, क्या ये माना जाए कि जो चुनाव में, हालांकि नीतीश जी ने बड़ा अच्छा काम किया 5 के बाद, जब 2005 के बाद लालू जी की सत्ता बदली थी और नीतीश जी आए थे, उस समय लगा था कि बिहार की तस्वीर बदल रही है। 2015 तक ठीक था सब कुछ, 16 तक ठीक था। उसके बाद से ये जो हालात बिगड़ना शुरू हुए वो रुकने का नाम ले रही हैं। और इस बार जो 21 का जो चुनाव हुआ, क्या ये माना जाए कि जो सीटें कम हो गई उसके कारण नीतीश जी का मनोबल टूट गया? देखिए, सीट कम होने का कारण मैं नहीं समझता हूँ। ये कोई मुख्य कारण नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में सीटें कम होती है, ज़्यादा होती है, वो अलग कारण है। पहली बात यह है कि देखिए, एक तो जब लोकतांत्रिक स्पेस जब कमज़ोर हो जाता है तो वहाँ नौकरशाही का मनोबल बढ़ जाता है और जब नौकरशाही का मनोबल बढ़ेगा तो जन नियंत्रण कमज़ोर हो जाएगा। तो मैं जो समझता हूँ कि माननीय नीतीश जी के बहुत सारे सराहनीय काम हैं
हम उसकी आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन इस मोर्चे पर जिस ढंग से बिहार में नौकरशाही का मनोबल, ब्यूरोक्रेसी का उन्होंने बढ़ाया है कि किसी स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कोई नियंत्रण या सरकार का कोई नियंत्रण प्रशासन पर नहीं है, जिसके चलते आप देखिएगा करप्शन भी बढ़ा है और अपराध भी बढ़ा है। मैं जो समझता हूं कि और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को छूट दी जानी चाहिए। स्थिति हालात तो ऐसी है कि माननीय मंत्रियों का फ़ोन अधिकारी नहीं उठाते, हालात तो इस ढंग की हो गई है। मैं समझता हूं कि देखिए एक ऐसा ये चीज़ है कि काफ़ी एक गंभीरता से इस पर विचार किया जाना चाहिए, गंभीरता से सोचा जाना चाहिए और उसको ले करके एक ठोस कदम उठाना चाहिए। आप सर एक लंबे समय तक आप भी विधायक रहे हुए हैं और एक दौर था, हम लोग भी देखते थे कि विधायक का अगर एक फ़ोन चला जाता था थाना में तो थाने की सरगर्मी बढ़ जाती थी। विधायक आज तो ढंग से बात भी नहीं करते हैं कोई अधिकारी। तो ये आखिर इतना अंतर कैसे आ गया? देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि अब देखिएगा पूरे सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में देखिएगा, जो आज के तारीख में ऊपर से ही आदेश है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिएगा सब कुछ पीएमओ को हाथ में है, स्टेट में देखिएगा सब सीएमओ के हाथ में है। माने सत्ता का जिस ढंग से केंद्रीकरण हो गया है, सारे लोग गांधी की बात करते हैं। तो क्या इसे लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं माना जाए? देखिए वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आज कारपोरेट के डिक्टेट पर सब कुछ चल रहा है और कारपोरेट घराने चाहते हैं देश के कि भाई सत्ता का केंद्रीकरण हो जाए, कुछ व्यक्तियों तक पावर को सीमित कर दिया जाए और बाकी पावर खत्म कर दिया जाए। यही वो मूल कारण है, बुनियादी कारण है कि जनप्रतिनिधियों की बात कोई नहीं सुनता। जब तक इसको किए बिना इस काम को पूरा नहीं ये करेगा कौन? ये आखिर इस तरह की जो बातें आप सोच रहे हैं या हम कह रहे हैं, ये करेगा कौन? देखिए दोनों स्तर पर करना होगा। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं और काफ़ी गंभीरता के साथ सोचते हैं और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने भी इस सवाल को उठाया है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे कि इस सवाल को गंभीरता से लें और साथ ही साथ विपक्ष की भी जो यहाँ जो भूमिका जो होनी चाहिए, जो धारदार विपक्ष जो कारगर जो भूमिका अदा करनी चाहिए, उनको सड़कों पर उतरना चाहिए लोकतंत्र में। इन तमाम इशू को मजबूती से एक स्टेट इशू बना करके इस पे जो काम करना चाहिए, आज विपक्ष भी नहीं कर पा रहा है। सड़कों पर कुछ जुलूस सर ये सिवान का दुर्भाग्य है कि सिवान के लोग आज ये कह रहे हैं, जब हम लोग उनसे बातचीत करते हैं आम जनता से, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो कोई माई बाप ही नहीं है, न कोई सांसद है, न कोई विधायक है, हमको देखने वाला कोई नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि आम जनता इस तरह से बिल्कुल एकदम उनका सब कुछ टूट गया है। देखिए जहाँ तक ये आम जनता, मैं समझता हूँ कि हम आम जनता की इस भावना के हम साथ हैं। आम जनता जो कह रही है वो सही कह रही है। जनप्रतिनिधियों को इन सब इशू को उठाना चाहिए था, इस पे लड़ना चाहिए था। लोग नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव में सिर्फ वो बोलते रहते हैं। कोई अपने को गांधी कहता है, कोई कहता है कि हम किसी को पाकिस्तान भगा देंगे, ये सब बात बोला जाता है। लेकिन जो जनता का जो बुनियादी इशू है, जो असली मुद्दा है सीवान का, इस पर कोई संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है। मैं साफ मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ की सांसद हैं कविता सिंह जी, उनको आना चाहिए सड़कों पर, लेकिन वो नहीं आएंगी। उनके अंदर वो मद्दा नहीं है। ये तमाम लोग सिर्फ यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, लेकिन असली मुद्दे को ये सब नहीं उठा पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता की जो जनभावना है, जो प्रतिनिधियों पर से जो आम जनता का जो अविश्वास जो उठ रहा है, इन्हीं कारणों से उठ रहा है। चाहे हम पक्ष में हों या विपक्ष में हों, हमारा फर्ज बनता है कि हम जनता के साथ खड़े हों। जिस समुदाय पर दमन हो रहा हो, हम उस समुदाय के पक्ष पे खड़ा हों। हम जनता को न बांटें, कौन हमको वोट दिया, कौन वोट हमको नहीं दिया, कौन हमारे पार्टी का है, कौन हमारे पार्टी का नहीं है। क्योंकि जब जनता, जब कोई व्यक्ति जब निर्वाचित हो जाता है, चाहे वो जिस पार्टी से हो,
वो पूरे आम आवाम का प्रतिनिधि होता है और आम आवाम के मुद्दे पर उसको लड़ना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के सांसद महोदय से कि आज स्वर्ण व्यवसायियों पर कई हत्याएं हुई, वो क्यों नहीं बोल रही है इस पर, क्यों चुप्पी साधे हुई है। और यहाँ के हम विपक्ष के भी नेताओं से कहना चाहेंगे कि वे क्यों नहीं इसको इशू बना रहे हैं, वो क्यों नहीं प्रशासन को घेर रहे हैं, क्यों नहीं प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं, उनको बनाना चाहिए। आज सर 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, हमारे शहर का लाइफलाइन कहा जाने वाला दाह नदी पुल, वहाँ पे सांसद महोदय भी गई हुई थी। डीएम साहब ने कहा कि 2-3 दिन में, जब पुल को बंद किया गया, रास्ता बंद किया गया था, उस समय कहा गया कि 2-3 दिन में इस पर वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन बिल्कुल कहीं कुछ नहीं हुआ। 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया। पर्व त्यौहार का सीज़न शुरू होने वाला है, उसके बाद लगन का भी शुरू हो जाएगा, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं रहा है। तो इसके लिए जनता बिल्कुल मायूस हो चुकी है। क्या करना चाहिए जनप्रतिनिधि? आखिर हम जनप्रतिनिधि क्यों आपको चुनते हैं? हम चुनते इसलिए हैं कि आप हमारे दुख को समझें, देखें और उसका निपटारा करें, लेकिन बिल्कुल आप सभी लोग बैठे हुए हैं। देखिए, जहाँ तक पुल का मामला है, पहले तो प्रथम दृष्टया बहुत कम समय में पहली बार हमने देखा है कि इतने कम समय में पुल का ध्वस्त हो जाना, उस पुल को गिर जाना। पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए कि जो संबंधित जो संवेदक थे और उस समय जो वहाँ कार्यरत सरकार की ओर से जो अभियंता होंगे, इन लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए थी कि आखिर इतना पुल की गुणवत्ता इतनी ख़राब क्यों हो गई कि इतना जल्दी पुल जो है ध्वस्त हो गया, नंबर 1। और नंबर 2, ठीक ही कह रहे थे कि वो हार्ट लाइन है, एक तरह से कहिएगा, सीवान और पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। लेकिन मैं कह रहूँगा कोई भरोसा दिला देगी कि 2 दिन में 4 दिन में हम इसको ये कर देंगे, लेकिन शायद तकनीकी कारणों से इतना जल्दी तो होगा नहीं, ये मैं समझता हूँ। इसीलिए ये मैं आश्वासन नहीं दे सकता हूँ। लोगों ने कहा था कि पीपा पुल वगैरह अगर बन जाए तो कम से कम तात्कालिक रूप से उसको कम से कम मोटरसाइकिल आ जाए, पैदल तो लोग आ ही रहे हैं, कम से कम मोटरसाइकिल का, रिक्शे का, टेम्पू का, जो हल्के वाहन हैं। तो आखिर सर इसका क्या विकल्प रखा जाए? देखिए, हम तो प्रशासन से मांग करते हैं, सीवान के जिला समहर्ता महोदय से हम मांग करते हैं कि वो तत्काल व्यवस्था करें और ताकि जो भी हल्का वाहन जो है वो कम से कम आ जा सके, चाहे पीपा पुल हो या इंजीनियरों को मीटिंग करके उनको दिशा निर्देश देना चाहिए। अगर कुछ व्यवस्था हो जाए तो कुछ राहत हो जाए। चलिए हम फिर वापस आ जाते हैं उसी लॉ एंड ऑर्डर वाले मुद्दे पे जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक चीज़ सर समझ में नहीं आता है कि 2000 से लेकर के 2005 तक या फिर 1990 से जब से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का सिवान में उदय हुआ और फिर 2005 तक जब वो जेल के बाहर थे, 2005 में वो जेल चले गए, उनके दौर में जब सिवान में हत्या होती थी, कहीं होती थी, आप तो कई हत्या के गवाह भी हैं, तो सीधा वो आरोप लगता था कि शहाबुद्दीन ने करवा दिया हत्या। आज शहाबुद्दीन हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन हत्या का जो रक्त रंजित जो इतिहास था सिवान का, वो पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो बिल्कुल उसी गति से आगे बढ़ रहा है। तो आज हम किसे दोषी माने? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो हम अतीत की भी बात मैं कहना चाहूँगा, उस समय भी जो भी हत्याएं होती थी, सबके केंद्र में शहाबुद्दीन नहीं थे, लेकिन लोग आरोप लगाते थे। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि उस समय जो सरकारें थी या जो सिस्टम था, वो जो कुछ हो रहा था सब सही हो रहा था। लेकिन आज ये बात कहना ठीक है कि शहाबुद्दीन नहीं है तो कौन करवा रहा है, इसके लिए कोई व्यक्ति को हम जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। इसके लिए जो पूरा यहाँ का जो कार्यपालिका है, यहाँ का पुलिस विभाग जो महकमा है, वो उसके लिए जिम्मेवार है कि सख्त नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। अगर वो सख्त कदम उठावे तो मैं समझता हूँ कि रोका जा सकता है। और उसके पीछे मैं जो मूल कारण जो बताया जो सिवान का, इसके पीछे जो भूमि माफिया जो एक्टिव हैं सिवान में, वो इसके लिए बड़े जिम्मेवार हैं। और तमाम सरकारी अधिकारियों का, पुलिस महकमे का, चाहे आला अधिकारी हों सिवान के या
थानेदार हों, सबका एक तरह से लिंक जुड़ा हुआ है वो माफिया के साथ। तो आखिर अब ये क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार बिहार की जो लगातार हालत बिगड़ती जा रही है उस पर संज्ञान लेंगे, या इसी तरह से ये सब चलता रहेगा और बीजेपी बिल्कुल मौन धारण किए हुए? देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी को सब लोग जानते ही हैं। बीजेपी एक दूसरे तरह का नैरेटिव तैयार करती रहती है। हम उस नैरेटिव पर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन हमको इतना यकीन है माननीय मुख्यमंत्री पर कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे। लेकिन एक चीज़, सिर्फ संज्ञान लेना ये बड़ी बात नहीं है, इसके लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जब तक वो ठोस कदम नहीं उठाएंगे, सिर्फ सिवान का मामला नहीं है, गोपालगंज में भी कई हत्याएं हुई, छपरा में भी हत्याएं हो जा रही है, राहगीरों पर गोलियां चलती है महाराजगंज में, दहाड़े तो बैंक मुजफ्फरपुर में बैंक लूट लिया जाता है। हम ये कह रहे हैं कि एक तो पूरा एक मीडिया मैनेज चल रहा है कि पहले क्या था, छोटी घटना होती थी तो अखबारों का हेडलाइन बन जाता था। आज बड़ी घटनाओं को भी जब पन्ना अखबारों का पलटिए तो कहीं छोटा न्यूज़ 2 लाइन का न्यूज़ है। हम ये कह रहे हैं कि भाई एक कब तक ले चलता रहेगा। इसीलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधा अपील है कि आप बिहार के संदर्भ में आप ठोस कदम उठावें, मजबूत कदम उठावें और अपराधियों पर नकेल मजबूती से कसें। बिल्कुल सही कहा रमेश सिंह कुशवाहा जी ने। पूर्व विधायक हैं, लंबे समय तक विधायक रहे हैं और विधायक भी उस जगह राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है जीरादेई से। आज वो वहाँ के विधायक नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से कुशवाहा जी ने अपनी बातों को रखा, और नीतीश कुमार ऐसे नहीं हैं कि जिन लोगों ने नीतीश कुमार को बड़े करीब से देखा है, नीतीश कुमार में वो क्षमता है कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को जो लगातार बिगड़ रहा है, वो चाहे तो इसे 24 घंटा में दुरुस्त कर सकते हैं। ज़रूरत है एक इच्छा शक्ति की, जो शायद नीतीश कुमार में वो। रमेश जी ने आस नहीं छोड़ी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर नीतीश कुमार चाह दें तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है, बिहार की विधि व्यवस्था बिल्कुल पटरी पे आ सकती है। हम इसी तरह से, चाहे वो सिवान का मुद्दा हो या बिहार का मुद्दा हो, उस पर हमेशा बड़े नेताओं से चर्चा करते रहते हैं कि उनके अपने विचार क्या हैं। आगे जो भी समस्या आएगी, हम इसी तरह से इन लोगों से बातचीत करके और इनके विचारों को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे।